एक ऐसी बड़ी खबर जिसे आपने आज तक नहीं छापा क्योंकि वो पूरे देश में आग लगा सकती थी। क्या 2030 तक भारत एक मतलब अखंड हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या एक सेकुलर खंडहर बन? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चीन, पाकिस्तान या हमारे देश के अंदर बैठे हुए गद्दार? देखिए, मैं चीन को लोग बोलते हैं कि दुश्मन माना जाए, बट मैं तो कहता हूँ चीन से आप दोस्ती करिए। आप चीन में आप जाइए। ईरान हमेशा से अमेरिका के अगेंस्ट में रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स कुछ लोग कहते हैं बना चुका है, कुछ लोग कहते हैं कि वो तो 8 महीने पहले से पता था कि ये होने जा रहा है। होने जा रहा है। और कौन से लीडर को पावर मिलेगी? वो आदमी कुछ नहीं था तब तक, बट उन्होंने पहले से क्या है ईरान में चल रहा अंदरूनी विवाद, और यूएस की एक कंपनी जो है वो इंटरनेट फ्री कर दे रही ईरान में। क्या कारण है इसका? कैसे चलती है इन देशों की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था? और अगर हम इन सब चीज़ों को समझना चाहें तो क्या अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है वहाँ पे, और भारत का क्या, किस तरह का इंटरेस्ट है, भारत का क्या परसेप्शन है वहाँ चल रहे आंदोलन को लेकर? ये ईरान हमेशा से अमेरिका के अगेंस्ट में रहा है। सबसे बड़ा उसका रीज़न रहा है क्योंकि इजराइल का नेबर रहा। इजराइल और ईरान का हमेशा से एक तो हमेशा से रहा या फिर शाह के जाने के बाद? नहीं, हमेशा से रहा। उनका एक शाह के समय थोड़ा मैनेज कर लेते थे ये। उसके जाने के बाद थोड़ा रेवोल्यूशन जब हुआ 1979 में, उसके बाद बातें दोनों के बीच में बिगड़ती गई। और ऑयल एक बहुत बड़ा रीज़न है उसका। और ईरान इज़ सीन एज अ कंट्री जो एक अरब इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको अलग अलग सपोर्ट मिलता रहता है। एक वो कंट्री है ईरान जो न्यूक्लियर वेपन्स कुछ लोग कहते हैं बना चुका है, कुछ लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि, इजराइल नहीं चाहता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आएँ। तो एक वो चल रहा है। स्टारलिंक ने सपोर्ट किया। स्टारलिंक इंडिया में भी एक्सेस उसका आ रहा है, अलाउ कर दिया है। उस पर हम लोग ने क्वेश्चन उठाया है एक अपने लेवल पे कि जब ईरान में अभी चल रहा था डेमोक्रेसी या एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसमें स्टारलिंक का यूज़ हुआ। जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्टारलिंक को यूज़ करके काफ़ी मोबिलाइज़ किया अपने आप को। तो उसका एक, ठीक है, आप ईरान को छोड़ दीजिए, ईरान से आप बाहर निकल के उसको आप ग्लोबल लेवल पे देखिए कि मानिए इंडिया में सेम चीज़ अगर होती है एक दिन कभी ना कभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेट बैन कर दिया है, बट क्योंकि स्टारलिंक है तो स्टारलिंक क्योंकि यूएस से चल रहा है तो इंटरनेट फिर भी मिल रहा है लोगों को। तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि स्टारलिंक अगर ईरान में यूज़ हो सकता है तो इंडिया में उसी तरीके से उसका मिसयूज़ क्यों नहीं हो सकता है अगर ऐसा चीज़ हुआ तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है ये सब ग्लोबल सिचुएशन पे पॉलिसी मेकर्स को। एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो वी शुड कीप एन आई ऑन दीज थिंग्स कि ये नहीं सोचना चाहिए कि ईरान में हो रहा है या किसी और देश में हो रहा है तो हमारे देश के लिए उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अभी रेलेवेंस नहीं है, 4 साल 5 साल बाद रेलेवेंस होगा, तो आप पहले से बताइए उनको। इंडिया के लिए ईरान इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक कंट्री। चाबहार एयरपोर्ट वाला हम लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अब इंडिया उस चाबहार एयरपोर्ट पे अपना इन्वेस्टमेंट करके वो पीछे हो गया है। लोगों ने उसको बहुत तरीके इसमें सच्चाई है? उसमें सच्चाई ये है कि जो इंडिया ने अपनी तरफ से प्रॉमिस किया था, एक पर्टिकुलर अमाउंट था, आई थिंक $120 बिलियन था, या आप चेक कर लीजिएगा एक बार, उसको इंडिया ने इन्वेस्ट कर दिया उसको। उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट कर दिया तब इंडिया उसको, क्योंकि यूएस ने सिंपली कहा है कि आप सैंक्शन हम लगाएंगे, हम आपको अप्रैल तक का टाइम था, 6 महीने का टाइम दिया था जो अप्रैल में ख़त्म हो रहा है, कि अगर आप तब भी वहाँ पे एक्टिव रहेंगे उस चाबहार एयरपोर्ट से ऑयल लेंगे तो हम आप पे सैंक्शन लगाएंगे। तो इंडिया ने उसको एक स्ट्रैटेजिक बैक ऑफ का या रिट्रीट की तरफ से मैं देखता हूँ। ऐसा नहीं डूबा इंडिया का। इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट था एज पर कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने उतना कर दिया। इंडिया को जो उसमें शेयर मिलना तो मिल गया है। इंडिया एक्टिव नहीं है वहाँ पे, वो अलग चीज़ है, बट वो है इंडिया का। चाहे गवर्नमेंट कोई भी रहे, बाद में कोई भी आए, वो जो रहेगा वो रहेगा वहाँ पे चाबहार। तो क्या हमारी गतिविधियां जो है, डिप्लोमेटिक रिलेशन, वो सब तो है, वो उसमें कोई इशू नहीं है, नहीं है? कोई उसमें इशू नहीं है। इंडिया, इनफैक्ट ईरान इंडिया शेयर वेरी गुड लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। और ईरान में रियल में चल क्या रहा है? चल वही रहा है कि जो वहाँ की जनता है वो वहाँ पे खमैनी के खिलाफ उनके अगेंस्ट में है, उनको हटाना चाह रही है। उनको डोनाल्ड ट्रंप से पब्लिकली बहुत सपोर्ट मिल रहा है कि उन्होंने कहा है कि आप करिए, हम आपके सपोर्ट में हैं। ये हमेशा से रहा है, पहला रेवोल्यूशन नहीं है, पहला वहाँ पहले भी हुआ था बीच में एक बार, आपको याद होगा, रिसेंटली 3-4 साल पहले। अब बट अभी के जो सिचुएशन, जितना मेरे को आइडिया है कि वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ चुका है इनका। अब कंट्रोल में कैसे आया है उसका एक रीज़न ये बताया जा रहा है कि ईरान ने
अग्री कर गया है कि अपने जो न्यूक्लियर उसके जो वेपन का सिस्टम है उसको चेक करवाने के लिए तैयार हो गया है वो यूएस या बाकी इंटरनेशनल एजेंसीज से। तो जनता का इंटरेस्ट तो ऊपर ऊपर दिखता है। अगर ट्रम्प बोल रहे हैं कि हमें जनता के लिए चिंता हो रही इसलिए हम वहाँ पे इंटरवीन करना चाह रहे हैं, वो तो बोलने की बात है, वो रीज़न सबका अलग है अपना। कैसे अमेरिका जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था को 1 साल से नुकसान पहुंचा रहा है, एक आम भारतीय को इसे किस तरह से समझाना चाहिएगा? देखिए, मैं उस चीज़ से अग्री नहीं करूँगा कि नुकसान पहुँचा रहा, वो नहीं नुकसान नहीं पहुँचा, कुछ जैसा सोचा गया था, जैसा अमेरिका ने एक मैसेज देना चाहा था कि हम कर देंगे ऐसा, तो वैसा हो जाएगा। इंडिया लोगों को समझना चाहिए, हमें, आपको, बाकी लोगों को, कि इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री डिपेंडेंट कंट्री नहीं है। वो सिर्फ यूएस पे डिपेंडेंट नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, रशिया पे डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज़ के लिए, चाइना पे नहीं है, बाकी उसके कुछ कहीं पे थोड़ा ज़्यादा किसी पर्टिकुलर कंट्री या ब्लॉक के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, किसी के साथ थोड़ा कम है, बट उसका सब जगह से फैला हुआ है। ये सरकार ने इस पर बहुत अच्छा काम किया कि इन्होंने बहुत रिलेशनशिप बनाया सब कंट्री से जाके। स्पेशली पीएम मोदी ने पर्सनल उसमें इंटरेस्ट लिया। लोग बोलते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि घूमते रहते हैं। अरे घूमते रहते हैं तो जाकर रिलेशनशिप बनता है, उसका फ़ायदा मिला हम लोग को, बहुत सारा फ़ायदा मिला है। जब पीएम टू पीएम लेवल इंटरेक्शन होता है, जब वार्मथ दिखता है, तो वहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है दोनों देश की, उनको एक कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा, चिली जाके हम लोग क्यों नहीं व्यापार करते हैं। अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं देखा हूँ कि चिली का प्रेसिडेंट आए, मुझे बुलाया गया था, उसमें इतना अच्छा इंटरेक्शन हो रहा था दोनों का, दोनों साथ में बैठ के खा पी रहे थे कि, तो मैसेज गया ना कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी में, मिलिट्री कम्युनिटी में, कि हम चिली, हम लोग का अच्छा रिलेशन है, हम वहाँ पर भी जाके कुछ कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं दोनों देश में। वैसे चिली के लोग आए तो उन्होंने कहा कि पीएम ने हमें इतना अच्छा हैंडल किया, इतना वार्म रिलेशन मिला, हमें इतना प्यार मिला कि वी वुड लाइक टू इंक्रीज आवर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। छोटी कंट्री है बट वो बोल रही थी कि हम लोग और आएंगे घूमने। तो इसका ये सब इम्पैक्ट होता है जब पीएम जाते हैं किसी भी देश के पर्सनली लेवल पर इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सब, ईरान से बहुत अच्छा रिलेशन है हम लोग का। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इंटेलिजेंस लेवल पे बहुत अच्छा हम लोग का कोऑर्डिनेशन चलता है, अभी से नहीं, बहुत अच्छा है। उनका ईरानियन रिपब्लिक गार्ड है जो, उससे हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन है, एंड दे हैव हेल्प्ड अस अ लॉट in situation which I don't want to discuss right now publicly, that is known to people. क्या है इस्लामिक देशों का संगठन OIC, और क्या मोदी के सत्ता में आने के बाद इसने, OIC ने अपना संबंध भारत के साथ बेहतर करने का प्रयास किया है? देखिए, OIC को आप एक लार्जर पिक्चर में देखिए। OIC सब, सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया से कोई पावरफुल इन्फ्लुएंशियल देश नहीं है, इस्लामिक देश, ठीक है। OIC का जो मेंबर कतर है। सऊदी अरेबिया और इंडिया का दोस्ती उस लेवल पे है जितना कभी नहीं था पहले, ठीक है। आप, उन्होंने इतना पैसा लगाया अभी यहाँ पे, और इनफैक्ट 2 साल पहले पहली बार इंटेलिजेंस लेवल पे फॉर्मल साइनिंग हुई थी कि विल शेयर इंटेलिजेंस विद ईच अदर। एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात कर रहा हूँ मैं, पहले नहीं होता था ये। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इंडिया सऊदी अरेबिया एक लेवल पर शेयर कर रहा है। तो OIC तो एक अपना मैसेजिंग देने के लिए कभी कभी बोलता रहता है पाकिस्तान के सपोर्ट में, कश्मीर के अगेंस्ट में, उसका कोई वैल्यू नहीं है OIC का। आप देखिए ना, कतर है आपका, OIC का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल मेंबर है। कतर और इंडिया का आप दोस्ती सबके सामने कि कैसा रिलेशनशिप हुआ है। एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि पीएम मोदी आएंगे तो इस्लामिक देशों से हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा पूरा। हुआ उसके बिल्कुल उल्टा है। कौन इस्लामिक देश हमारे अगेंस्ट में, बताइए आप। पाकिस्तान को छड़ी हटाई दीजिए, किसी को, ना इस्लामिक है ना, वो अलग ही कंसेप्ट है उनका। बाकी और कौन सा देश है जो हमारे अगेंस्ट में खड़ा है? टर्की हैज़ ऑलवेज बीन समवन विच हैज़ साइडेड विद पाकिस्तान, और टर्की का है। बाकी कोई इस्लामिक देश हमारे अगेंस्ट में नहीं, जस्ट बिकॉज कि पीएम हिंदू पार्टी से है, मतलब बीजेपी से, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत काम किया है। आई नो ब्यूरोक्रेट्स हु आर वर्किंग इन सऊदी अरेबियन दिस गल्फ कंट्रीज, वो बोलते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा रिलेशन हुआ है अपना, क्योंकि वो उस सिस्टम में रहे हैं ना बहुत साल से। उनको दिखता है कि पहले कैसे बातचीत पे रिस्पॉन्स मिलता था, पहले कैसे वो रिक्वेस्ट करते थे या किस तरीके से उनको जवाब दिया जाता था, या वो रिक्वेस्ट लेके आते तो उनसे कैसे कहा जाता था। वो बहुत वार्म थे। अब नॉर्मल रिलेशनशिप है, नॉर्मल से भी अच्छा है। अभिनंदन, नेपाल के संदर्भ में एक बहुत अच्छी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपकी आई थी इंटरनेशनल रिपब्लिकन संस्थान के बारे में। IRI किस तरह की रणनीति रही है इसकी? क्या वाकई वो चाहता है कि वाकई वो चाहता था कि नेपाल में सत्ता में बदलाव हो, और उसके लिए उसने किस तरह से प्रयास किया, कैसे आगे बढ़ा?
और नेपाल में ये आंदोलन किस तरह सामने आया, और आपको बांग्लादेश में भी यूएन, और इस संदर्भ में हम लोग एक बार और बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कुछ और आप जोड़ना चाहें? बांग्लादेश में भी यूएस या अन्य देशों के एनजीओ और किसी तरह का रोल आपको दिखता है उसमें? देखिए, जो मैंने स्टोरी की आप बात कर रहे हैं वो अगेन मेरे को वहीं के किसी सिस्टम के ही अंदर आदमी ने मेरे को पूरा डॉक्यूमेंट दे दिया था। बहुत सारे पेजेस थे उसमें, बहुत टाइम लगा मुझे उसमें रिस्पॉन्स लेने में, और उसमें ये निकल के आया कि कैसे जो बांग्लादेश में भी सेम मॉडल यूज़ हुआ, नेपाल पहले हो गया था, कि उन्होंने जैसे कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया सबसे पहले। जैसे LGBTQ कम्युनिटी है, LGBTQ कम्युनिटी ये है कि वो बहुत वोकल नहीं रहती है ना, आपको सड़क पे नहीं देखेंगे उसको आप, इंडिया नेपाल पॉलिटिशियन, बट वो है, उनका इन्फ्लुएंस रहता है अपना, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बिलो द ग्राउंड बहुत अच्छा सर्कल रहता है, उनको सपोर्ट हमेशा वो ढूंढते रहते हैं, उनको चाहिए कि हमें कोई सपोर्ट करे। तो ये US सपोर्टेड NGOs बनाए गए, उन्होंने जाके उनको रीच आउट किया, उनको बनाया, बताया पहले। अच्छा, उनको भी नहीं पता था, क्योंकि मैं देख रहा था पूरा, कि उन मेंबर्स को भी नहीं पता था कि वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए उनको रिक्रूट किया। रिक्रूट बोलना एक हाँ सही वर्ड रहेगा, कि वो उनको लगा कि उनको बस सपोर्ट मिल रहा है NGO से, कि आप अपना LGBT कम्युनिटी का बढ़ाना चाहते हो, बढ़ाइए, हम सपोर्ट करेंगे आपको, आप जेल में जाओगे तो हम आपको लॉयर देंगे। उनको ये नहीं पता था कि उनको फिर इन्फ्लुएंस किस लिए किया जा रहा है। फिर धीरे धीरे जब वो क्लोज आ गए तो उनको बताया गया कि गवर्नमेंट जो है ये ठीक नहीं है, गवर्नमेंट चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे इन्होंने कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया, 3 साल तक इनको ट्रेन किया गया। ये नहीं कि आप सत्ता परिवर्तन करिए, उन्हीं के इंटरेस्ट की चीज़ों के लिए उनको ट्रेन किया गया, पैसा दिया गया, उनको बाहर ले जाया गया, पढ़ाने लिखाने, घुमाया फिराया गया। जब वो क्लोज हो गए तब उनको धीरे धीरे बोला गया कि अरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या आपके सिस्टम में, अब जो गवर्नमेंट है ना इसको चेंज करना पड़ेगा। तो वो भी तैयार हो गए क्योंकि ट्रस्ट बन गया था। और इनफैक्ट मैंने बहुत पहले, जब अभी सिस्टम इनका जो गवर्नमेंट जो आ रही है, मेरे को 2 लोगों का नाम दिया गया था कि दे हैव बीन पेड, डॉलर में अच्छा खासा अमाउंट था, मुझे याद नहीं आ रहा इसलिए मैं मिसकोट नहीं करना चाहता, कि ये 2 लीडर हैं, इनको पहले से आइडेंटिफाई किया गया, इनको पैसा दिया जा रहा है। वही लीडर अब देखिए, मैंने स्टोरी में लिखा था, ट्वीट भी किया था इसके बारे में, कि मेरे को 8 महीने पहले से पता था कि ये होने जा रहा है, नेपाल होने जा रहा है, और कौन से लीडर को पावर मिलेगी। वो आदमी कुछ नहीं था तब तक, बट उन्होंने पहले से ओके। भारत का पक्ष पश्चिमी देशों में मीडिया नैरेटिव के मामले में आपको कमजोर दिखता है? देखिए, उसको 2 तरीके से देखना चाहिए, कि आपको चाहिए क्यों, आपको वैलिडेशन क्यों चाहिए वेस्टर्न मीडिया से, आपको क्यों चाहिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स आपके बारे में अच्छा लिखे तभी आप अच्छे हैं, या वॉशिंगटन पोस्ट या गार्जियन या कोई भी ऐसा लिखे, आपको क्यों चाहिए वैलिडेशन? आप एक तरीके से आप कहते हो कि हम वर्ल्ड पावर बनने वाले हैं, ये है वो है, तो आप वहाँ पे आपने देखा है डोनाल्ड ट्रंप, ये उसको इम्पैक्ट पड़ता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस या संडे गार्डियन ने उनके अगेंस्ट में क्या लिखा है ना, क्यों पड़ेगा? आपको जब तक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है अपने लिए, तो आप ये सब करोगे। जब अपने अंदर से कॉन्फिडेंस, आप क्यों वैलिडेशन, बाहर एक्सटर्नल वैलिडेशन क्यों ढूंढ रहे हो? आप मत ढूंढो। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, अभी भी मैं देखता हूँ कि उनको चाहिए कि गोरे पत्रकार, गोरा न्यूज़पेपर लिखे। किनको चाहिए? जो पावर में, उनको चाहिए। पावर में मतलब ब्यूरोक्रेट्स को चाहिए, जो सिस्टम चला रहे हैं उनको चाहिए कि वी नीड, इसलिए वो घबरा जाते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट ने हमारे अगेंस्ट में छाप दिया तो बहुत बड़ी बात है। क्यों छापने दो ना उसको, आपको क्रिटिसिज्म झेलने की हिम्मत रखनी चाहिए और दिखाना चाहिए कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप बोलते हो कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म है, उसका कोई बेस नहीं है, तो आप फिर तो और नहीं घबराना चाहिए, आपको मत घबराओ ना। और आप मीडिया के, वेस्टर्न मीडिया के पीछे क्यों भाग रहे हो? वॉशिंगटन पोस्ट जिसके पीछे सक्सेसिव गवर्नमेंट भागती रहती है कि वॉशिंगटन पोस्ट में कवरेज मिल जाए, उनकी तो पेपर बंद हो रहा है। 300 लोग को कल हटा दिया, इंडिया का ब्यूरो उन्होंने बंद कर दिया है। जो जर्नलिस्ट लिखते थे वॉशिंगटन पोस्ट, बहुत सारे लोग, उनको जॉब नहीं रही बेचारों के पास। तो आपको क्यों करना? आप अपने ही मीडिया को इतना स्ट्रांग बनाइए ना। आपका डीडी है, अपने डीडी में इतना पैसा लगाया, वो अलग किसी दिन हम लोग करेंगे। इतना पैसा लगाया, कहाँ पहुँचा डीडी? कहीं नहीं पहुँचा वो। क्यों इतना पैसा? इस गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगाया, इन्होंने फॉरेन से एक्सपर्ट्स लाए थे, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने टेम्पलेट बना के गए, उन्होंने पूरा काम सिखाया रिपोर्टर्स को, कैमरामैन को, सबको। चले गए, उनको भगा दिया गया। ब्यूरोक्रेट्स ने लगा, जो आई इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के लोग थे, कि यार ये फिरंगी लोग आके हमें काम सिखा रहे हैं, हमारा पावर ले लिया। तो इन्होंने इनको हटा दिया। 550 करोड़ का आई थिंक बजट था टोटल, वो सब पानी में गया है, कुछ नहीं है डीडी अब।
एक तरीके से आप देखिए, इतना पैसा लगाते हैं आप किसी को तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आप अल जजीरा आप देखिए ना, आपके पास पड़ा हुआ अल जजीरा का एग्जाम्पल, दोहा जैसे छोटा देश चला ले रहा है, अल जजीरा इतना इम्पैक्टफुल है, आप डीडी को क्यों नहीं कर सकते ऐसा? क्या रीज़न है? आपको तो सोचना है, आपके पास तो ब्यूरोक्रेट है, आपके पास सब चीज़ है सोचने के लिए। बाबा सिद्दीकी का सलमान खान से करीब होना, क्या उनकी हत्या का यही कारण था? मुझे नहीं लगता ये कोई रीज़न था, क्योंकि बाबा सिद्दीकी अपने में बहुत इन्फ्लुएंशियल थे एंड ही वाज नॉट इनटू दैट काइंड ऑफ रीजनिंग जो बाद में चली कि इसलिए मारा गया क्योंकि सलमान खान के क्लोज थे। वो पॉलिटिकल रीज़न मेरे को लगता है कुछ रहा हो, था इनफैक्ट, जो लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स होती है, नेशनल स्टेट लेवल पे होती है, उसके लिए उनको मारा गया है या मारा गया। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री मोदी क्या अब तक पहुंचे वहां पर? मोदी जी गए ना एक बार गए। गए है ना, तो उनका रीज़न था, उसका मैं रीज़न अब मुझे लगता नहीं बताना चाहिए कि क्यों नहीं गए। जब तक नहीं गए, क्यों नहीं गए, तब तक उसका रीज़न था मेरे पास है, मतलब गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा रीज़न था। मेरे को जो आइडिया है, इनफैक्ट मैं बोल ही देता हूँ कि इनपुट ऐसा था कि जैसे ही वो उतरेंगे, जैसे ही वो जाएंगे जहाँ पे डिसाइडेड होता है वहाँ पे, एक आपको याद होगा मणिपुर में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें वहाँ की लोकल महिलाओं ने पुलिस के आर्मी के अगेंस्ट में अपने आप नेकेड हो गई। ये बहुत 30 साल AFSPA के प्रोटेस्ट में आर्म फोर्स मेरे से ये कहा गया था कि इनपुट यही है कि वो उसी लेवल पे होगा, दैट वुड हैव बीन ह्यूज डिजास्टर। तो उसको अवॉइड करने के लिए नहीं गए वो, जितना मेरे को पता, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये ऑफिशियली तो मेरे को किसी ने नहीं बताया, बट मेरे को अब मोदी जी जा सकते हैं। मोदी जी गए ना अभी बीच में गए, फिर जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? अब तो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ ही गया है। जैसे मैंने कहा कि जो होम सेक्रेटरी थे अजय भल्ला फॉर्मर, जिनको बना के भेजा गया है, उन्होंने बहुत अच्छा। अजीत डोभाल का क्या रोल है आज के डेट में, आज के समय में, आज की सरकार में? सबको पता ही है कि ही इज़ ईयर एंड आई ऑफ टॉप लीडरशिप, कर रहे हैं अपना काम। वो एज हो चुकी है उनकी थोड़ी, बट फिर भी ही स्टिल वेरी एक्टिव। अभी कल साउथ इंडिया गए थे, वो सैटेलाइट जो हमारे फेल हो रहे हैं इतने सारे लॉन्च, उसके लिए काम देखने गए थे क्यों हो रहे हैं लॉन्च। सो ही इज़ देयर, अच्छा है, उनका नेटवर्क बहुत शानदार है। उसमें मैं बहुत ही मतलब छोटा आदमी रहूँगा उनके काम पे बोलने के लिए, तो जग जाहिर है कि उनका क्या है। रैपिड फायर में कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। पहला सवाल ये है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है अभिनंदन? चीन, पाकिस्तान, या हमारे देश के अंदर बैठे हुए गद्दार? देखिए, मैं चीन को लोग बोलते हैं कि दुश्मन माना जाए, बट मैं तो कहता हूँ चीन से आप दोस्ती करिए। आप चीन आप जाइए एक बार, सब लोग को जाना चाहिए। चीन हम लोग से बहुत आगे, 50 साल आगे टेक्नोलॉजी में। उसका सिटीजन्स इतनी कंफर्टेबल लाइफ जीते वहाँ पे, हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हमें तो चीन को एमुलेट करना चाहिए, चीन को दुश्मन की तरह नहीं देखना चाहिए। ठीक है, आपका कंपटीशन है उससे, बट कॉम्पिटिटर से भी तो आप अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं ना। कहाँ लिखा है कि कंपटीटर से आप मत सीखिए अच्छी चीज़? आप अपना बॉर्डर प्रोटेक्ट करके चलिए, अच्छी चीज़ है, वो सब करिए, कर रही है गवर्नमेंट। बट आई थिंक चीन को आप दुश्मन ना माना जाए, चीन को हमें कॉम्पिटिटर की तरह मानते हो, उनसे अच्छी चीज़ सीखना चाहिए। एंड चीन इज़ रेडी इन दैट सेंस कि वो आपको देना चाहती है टेक्नोलॉजी, बट क्योंकि वेस्टर्न होल्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे कि वो जैसे ही कुछ होता है वो पुश हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, अरे चीन को मत आने दीजिए, चीन ये है वो है। मैं मानता हूँ चीन करता है वो अपने लेवल पे, बट आप सेफ गार्ड लेके चलिए ना। आप सेफ गार्ड तो आपके लिए बना ही है। तो मैं चीन को दुश्मन नहीं मानता। पाकिस्तान भी आई थिंक बहुत अनमैच्ड है। हम लोग, मतलब पाकिस्तान को हम लोग कोई है ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं है इकोनॉमी वाइज, मिलिट्री वाइज। अपना वो करता रहता है जो कर रहा है, वो अभी से नहीं कर रहा है, 50 साल से कर रहा है। तो वो आपके आंसर का जवाब दूंगा कि हम लोग ही हैं जो अपने आप को रोक के रखें पीछे, एज अ सिटीजन्स, जो देश को रुका हुआ उससे कर रहे हैं। अभिनंदन, रैपिड फायर का अगला सवाल, एक राज, एक ऐसी बड़ी खबर जिसे आपने आज तक नहीं छापा क्योंकि वो पूरे देश में आग लगा सकती थी। ऐसी खबर जब नहीं छापी तो कुछ सोच के नहीं छापी होगी, तो अभी कोई है जिसका जिक्र आप करना चाहें? देखिए, आग लगाने के लिए मैं तो नहीं कहूँगा कि आग लगाना इज द राइट वर्ड, मतलब, बट यस, पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता उसका, होता। और डर कर बंद कर दिया आप? डर कर नहीं, डरने का उसमें नहीं था। मुझे लगा कि हंगामा मतलब हो जाएगा, नुकसान होगा, किसी का फ़ायदा होगा, बट मुझे उसमें कोई जर्नलिस्टिक सेंस नहीं दिखा, टू बी ऑनेस्ट, कि उसमें फ़ायदा क्या, मतलब नेशन या देश का फ़ायदा कुछ नहीं होगा उसमें। पर्टिकुलर पार्टीज़ का फ़ायदा हो जाता, हंगामा हो जाता, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाते, वो सब हो जाता, ये सब अलग चीज़ है। बट पार्टी भी क्या ही करना, ठीक है,
सब पार्टी का कोई इधर है कोई इधर है, चलता रहता है। एक भविष्यवक्ता का रोल हम आपको निभाने का एक मौका दे रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या 2030 तक भारत एक मतलब अखंड हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या एक सेकुलर खंडहर बनेगा? देखिए, अखंड हिंदू राष्ट्र बनना भी नहीं चाहिए, मेरा मानना है पर्सनल। कैसे आप अखंड हिंदू राष्ट्र, आप 2030 की, आप 2050 सोचिए ना। 2050 में अखंड हिंदू राष्ट्र 30 करोड़ जो मुस्लिम कम्युनिटी है, क्रिश्चियंस हैं, सिख है, ट्राइबल्स हैं, आप सबको हिंदू में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कैसे करिएगा? नहीं हो सकता ना वो। तो सेक्युलर इज़ अ गुड थिंग। सेक्युलर पता नहीं आप कोनोटेशन उसका नेगेटिव सेंस में हो गया, क्योंकि उसको मिसयूज़ किया जा रहा है जो उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी गलती है। बट जो उसको उस तरीके से मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो सेक्युलरिज्म के साथ खड़े रहना चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसी का पर्टिकुलर कंट्री सॉरी पार्टी का वो नहीं है, वो इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, जिस पे हम लोग का देश चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे ही चलता है। बाकी पार्टीज आती हैं, पीएम आते हैं, एचएम आते हैं, सब आते जाते चले जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही तो रहता है। तो अखंड हिंदू राष्ट्र कैसे बनाइएगा आप? अच्छा, अब 30-40 करोड़ जो मुसलमान हैं, जो बाकी हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप उनको सबको कन्वर्ट करा दीजिएगा, वो कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट नहीं हो तो क्या करिएगा? आप मार के फेंक दीजिएगा, क्या करेगा? तो सोचना पड़ेगा, लोगों को सोचना चाहिए। पड़ेगा क्या? नेता तो बोलता है जो मन में बोलता है। अब कोई बोलता है, एक आदमी बोल रहे थे कि हम पीओके ले लेंगे। आप पीओके चलिए ले लीजिएगा, वहाँ पर इतना बड़ा पॉपुलेशन, वो कहाँ जाएगा? वो आपके साथ गोदी में उठ के इधर आ जाएगा क्या? वो वहीं रहेगा? आप उसको, अपने देश में इतनी गरीबी है, इतने लोग पॉवर्टी से है, मेडिसिन नहीं मिलता, हॉस्पिटल नहीं है, वो आप उनको नहीं संभाल पा रहे, उनको कहाँ से संभालिएगा? वहाँ पे सिविल वॉर होगा आपका। यहाँ पे सिविल वॉर इतना बड़ा इशू है, बॉर्डर पे कहीं कहीं है ना, आपका कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो आप करते हो ना, आपको वहाँ पे भी चैलेंजेस मिल रहे हैं ना अभी भी। आप वहाँ पे इतना बड़ा फ्रंट खोल लीजिएगा कि एक कंट्री का जो पार्ट रहा है उसको आप अलग से, जहाँ पे पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो आपके अगेंस्ट में रही है, आप उसको कैसे साथ में जोड़ लोगे? तो स्लोगन देना बहुत ईजी है, उस पर कोई सवाल पूछ ले, 4 सवाल, तो उसके बाद जो निकलेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जवाब। अभिनंदन जी, आज आपने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया और सबसे ज़रूरी सवाल हम सबके बीच छोड़कर चले गए। सवाल जिंदा रहेंगे तभी सच भी जिंदा रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आए तो हमें लाइक और शेयर करें। मैं हूँ गोविंदा और मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी विशेष मेहमान के साथ। जय हिंद।